हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो धातु और अधातु वाला जो लेसन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जो अम्ल और क्षारक के बारे में था। उसके भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी हैं और पिछले वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये जो लेसन है 4 नंबर का होगा और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक लघुतरात्मक होगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये निम्न में से कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो इसमें द्रव अवस्था में पारा होगा। और यदि आपको अधातु पूछी जाए तो अधातु में जो ब्रोमीन होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे जो कठोर पदार्थ होता है हीरा होता है। ये अधातु है जो कि सबसे कठोर है। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटने वाली धातु है सोडियम। इसके अलावा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 धातु हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। धातु ऑक्साइड किस पद्धति के होते हैं, या धातु ऑक्साइड यहाँ पद्धति है लिखा हुआ है, यहाँ पर पद्धति नहीं प्रकृति है, ये प्रकृति। तो धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो हमेशा क्षारीय होती है, जो कि हमने अम्ल और क्षारक वाले लेसन के अंदर भी हमने पढ़ा था। अधातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर इसको वायु में खुला छोड़ेंगे तो ये आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है, अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। देखो, ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु, इसको सोल्डर इसमें काम में लिया जाता है। शुद्ध सोने कितने कैरेट होता है, जो कि आप जानते हैं 24 कैरेट जो सोना होता है उसको शुद्ध सोना माना जाता है। सिनेबार है वो मरकरी का अयस्क है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन है, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त करने की कौन सी विधि है। तो वर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उसका अपचयन करके शुद्ध धातु है वो प्राप्त करते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। देखो, पीतल के अंदर जिंक और तांबा होता है। जिंक और तांबे के मिश्रण से पीतल बनती है। फिर है, लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यहाँ जंग नहीं है, जंग है। तो लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, जिंक की परत चढ़ाकर इससे बचा जा सकता है। फिर है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। देखिए, जो स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाई जाती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, जो किसी अन्य धातु या तत्व से क्रिया नहीं करती, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर हैं, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोल्डर मिश्र धातु कौन कौन सी धातु से मिलकर बनता है। तो सीसा और टिन से सोल्डर बनता है, जिसका उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है और इसका संगठन है वो क्या है। देखिए, 3 अनुपात में तो हम HCl और 1 अनुपात में HNO3 मिलाते हैं, अम्ल राज कहलाता है या एक्वारेजिया कहलाता है। यानी कि HCl है, इसका तो 3 अनुपात, और जो HNO3 है इसका 1 अनुपात। अगर इनको मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है, जो एक भभकता द्रव है जो प्लेटिनम और सोना जैसी कठोर धातुओं को भी पिघला सकता है। फिर इसके बाद में देखो, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। देखो, लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जिनमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अम्लगम किसे कहते हैं। देखो, मिश्र धातु अगर बनाते हैं, यदि उसमें एक धातु अगर पारा लेते हैं तो ऐसी मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। फिर इसके बाद में कांसा
जो मिश्र धातु है उसमें कौन कौन सी धातु होते हैं, तो कॉपर और टिन को मिलाया जाता है और जिससे जो मिश्र धातु बनेगी कांसा कहलाता है। एनोड पंख क्या होता है, देखिए जब धातु को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं तो एनोड के नीचे जो अशुद्धि एकत्रित होती है या निक्षेपित होती है उसको एनोड पंख कहते हैं। देखिए ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघलने लगती हैं, तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक कितना निम्न होता है कि उनको हथेली पर रखते ही वो हथेली के ताप से ही पिघल जाती हैं। फिर है भर्जनन किसे कहते हैं, देखो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये धातु ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम भर्जनन कहते हैं। और सल्फाइड अयस्कों के स्थान पर अगर कार्बोनेट अयस्क लें तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में कम ताप पर गर्म करते हैं तो वह धातु ऑक्साइडों में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो ये दोनों ही आपको अच्छी तरीके से देखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों ही। लोहे पर जंग क्यों लगता है, देखिए लंबे समय तक आर्द्र वायु के अंदर लोहे को रख देते हैं तो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं और इस जंग का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है जिसमें .X भी हम लिख सकते हैं। अत्यधिक सक्रिय धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, अत्यधिक सक्रिय जो धातु होते हैं जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर आते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और उनको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम पृथक कर लेते हैं या शुद्धिकरण कर लेते हैं। फिर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनों की गति संभव नहीं है, यानी कि वो आयनित नहीं होते, अतः विद्युत का चालन वो नहीं करते। ये अपरूप किसे कहते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसको अपरूप कहते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो अपरूपता कहलाती है। फिर मिश्र धातु के दो उदाहरण लिखने हैं तो पीतल, कांसा, सोल्डर और स्टेनलेस इस्पात, ये आप नाम लिख सकते हैं। धातु के दो गुण लिखने हैं, धातु देखो ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, ये तन्य होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं, धावनिक होते हैं, कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं, तो ये इनके गुण हैं धातु के। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है गेंग क्या है, देखो जो खनिज अयस्कों के अंदर जो मिट्टी, रेत आदि की अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गेंग कहते हैं। फिर इसके बाद में अयस्क किसे कहते हैं, देखिए वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं, यानी जिनमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है और अशुद्धियाँ कम होती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। फिर धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर कार्बन के 3 अपरूपों के नाम लिखने हैं तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूटिन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। इसके अलावा अक्रिस्टलीय रूप भी होते हैं, जो अक्रिस्टलीय अपरूप हैं उसमें जो काजल, कोक, कोलतार ये आते हैं। फिर अगला है स्टेनलेस इस्पात में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो निकल, लोहा और क्रोमियम, लोहा, निकल, क्रोमियम ये आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जैसा कि उदाहरण हमने पहले देख लिया है। देखो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी उनमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है। देखिए धातु होते हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका जो गलनांक होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए धातु का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है। फिर देखो भर्जनन और निस्तापन दोनों में हमें अंतर लिखना है, तो आप जानते हैं भर्जनन है ये सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइडों में बदलने के लिए काम में लिया जाता है, कार्बोनेट अयस्कों को धातु ऑक्साइडों में बदलने के काम में लिया जाता है। भर्जनन है ये क्रिया वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में बदला जाता है और इस विधि में अयस्कों को सीमित वायु में यानी कम वायु में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, या ऐसे कहो ये वायु की उपस्थिति में होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। इनके देखिए उदाहरण देखें हम, जिंक सल्फाइड है, जो सल्फाइड अयस्क है ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार जो जिंक का कार्बोनेट अयस्क है जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जनन और कार्बोनेट अयस्कों के लिए निस्तापन। के थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा से भी होती है। इस उत्सर्जित ऊष्मा से धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड यानी आयरन सेकेंड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया
का उपयोग रेल की पटरी और मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनकी दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिटर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe2O3 प्लस Al, यहाँ पर Fe जो है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण ही जो Fe है वो द्रवित अवस्था में प्राप्त होता है। फिर आयनिक यौगिक के गणनांक और कथनांक बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं? देखिए, आप जानते हैं जैसे जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है या मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिन्हें तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके गणनांक और कथनांक है वो ज़्यादा होते हैं। फिर एनोडीकरण किसे कहते हैं, इसका उपयोग समझाइए। देखिए, एल्यूमिनियम पर धातु ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षण वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसके आधार पर समझाइए कि किस धातु लवण की विलयन की अन्य धातु से अभिक्रिया संभव है या नहीं। देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन कम क्रियाशील धातु है अपने से अधिक क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें Fe डालते हैं तो FeSO4 और Cu बनता है, यानी कि ये जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए Fe इस कॉपर को हटा देती है। तो देखिए, इस अभिक्रिया से सिद्ध हो रहा है कि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इस अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया संभव नहीं होती है, यानी कि इसको विपरीत करें, जैसे इधर से इस क्रिया को चलाएं तो यहाँ पर देखो ये कॉपर है, ये कम क्रियाशील है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर है वो Fe को विस्थापित नहीं कर सकता है। देखिए, सक्रियता श्रेणी हम बनाएं तो सक्रियता श्रेणी को इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं वो ऊपर हैं और मध्य के अंदर मध्य क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील है नीचे हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये ऊपर की जो धातु हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, फिर ये मध्य क्रियाशील आ गई, और फिर ये नीचे हैं वो कम क्रियाशील धातु हैं। देखिए, NaCl और MgCl के निर्माण की संरचना बनाइए। देखिए, सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है 281। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 2-8 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रह जाता है, ये सोडियम धनायन बन जाता है। इसी प्रकार जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसके द्वारा जो त्यागा गया जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करके Cl- हो जाता है। Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287 होता है, क्योंकि ये 17 नंबर पर आता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये क्लोराइड आयन बनता है। ये प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है? देखिए, इस सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया है वो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ग्रहण करता है, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश के अंदर, जो इन क्रॉस के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाता है। इस प्रकार इसके पास देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। Na+ है, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने पर NaCl का निर्माण होता है। इसी मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के पास जो बाह्यतम कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 8 2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका बाह्यतम कोश से पूरा समाप्त हो जाता है, तो ये मैग्नीशियम धनायन बनता है। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन देखो MgCl2 था, MgCl2 है, तो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 परमाणु की बात हो रही है, हम एक लिख रहे तो यहाँ पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एक, और दूसरा जो क्लोरीन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे दोनों, तो दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्लोराइड आयन बनता है। अब देखो ये कैसे इसका निर्माण हो रहा है। ये देखिए, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 क्लोरीन थे, दोनों के बाह्यतम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए उनको ग्रहण करेंगे तो Mg+ बन जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 2 बन गया, तो इस प्रकार MgCl2 ये बन जाता है। तो इस प्रकार MgCl2 का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटन विधि का सचित्र आपको वर्णन करना है। देखिए, तांबे के विद्युत परिष्करण की जो विद्युत अपघटन विधि है उसमें कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर आदि जो धातु हैं उनका परिष्करण किया जा सकता है। इस विधि में अशुद्ध जो धातु होता है उसका एनोड और शुद्ध धातु की जो पतली परत होती है उसका कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में हम काम में लेते हैं। जैसे हम इसका कॉपर का या तांबे का परीक्षण कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट लेंगे। जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाती है। अविल्य अशुद्धियाँ एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती हैं जिनको हम एनोड पंख कहते हैं। अब देखिए, ये तांबे के विद्युत अपघटन विधि है। इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट लिया गया है CuSO4 लिया गया है इसके अंदर। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Cu+ और SO4-2 ये आयनों में इस प्रकार वियोजित होगा। जो Cu+2 है, ये Cu+2 इस कैथोड पर जमा होगा क्योंकि ये कैथोड है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इसके विपरीत जो आयन है वो इसकी तरफ आएंगे। यानी कि ये मोटी परत है, ये पिघलेगी और जो घुलनशील हैं अशुद्धियाँ हैं वो इस जो विद्युत अपघट्य है इसमें घुल जाएगी और कुछ अघुलनशील हैं वो यहाँ पे अंदर में जमा हो जाएगी जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। अपद्रव्य हैं ये टैंक लिया गया है, इसमें अम्लीय कॉपर सल्फेट लिया गया है, ये एनोड है, कैथोड है, कुंजी और बैटरी है। इस प्रकार ये विद्युत अपघटन विधि का चित्र है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। देखो, आयनिक यौगिक ठोस कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक है, ये भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविल्य होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के चालन होते हैं, यानी कि आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक होता है। फिर निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। देखो, कैल्शियम है वो 20 नंबर पर आता है तो इसका 2, 8, 8, 2 है। और फिर जो सल्फर है ये 16 नंबर पर आता है तो 2, 8, 6 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। फिर इसके बाद में नियोन है, नियोन जो है 10 नंबर पर आता है तो 2, 8 इसके। पोटेशियम है ये 19 नंबर पर आता है तो 2, 8, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। एल्यूमिनियम है वो 13 नंबर पर आता है तो 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो इस प्रकार ये धातु और धातु वाला जो चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी प्रकार मैं टोटल जो 10वीं के 16 लेसन हैं, सभी लेसनों के क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।